हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और ये बताया था न्यूमेरिकल से पहले कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर जो होता है वो क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ सी स्क्वायर या फिर 1/2 क्यू वी के बराबर होता है। उसके बेसिस पे हमने हीट डेसिपेटेड को भी कैलकुलेट करना सीखा था कि हीट डेसिपेटेड जो होगा वो होगा फाइनल एनर्जी कितना बचा हुआ है और चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका मतलब हमेशा इनिशियल वाली एनर्जी जो होगी ना, जब बैटरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है ही नहीं वर्क डन करने के लिए, भाई जितनी एनर्जी थी उसी जितने चार्ज थे उसी को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। और ये जो एनर्जी लॉस होगी ये आप निकालोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया था मैंने, उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक पार्ट ये था कि एक सॉलिड स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर। ये सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, तो ये चार्जेस जो हैं वो इस तरीके से स्प्रेड हैं यूनिफॉर्मली। इसका टोटल अमाउंट क्यू है, रेडियस जो इस स्फीयर का दिया हुआ था आर के बराबर दिया हुआ था। अब उसके बाद इसकी अर्थिंग करने जा रहे हैं हम। तो अगर इसकी अर्थिंग की जाए बच्चों, तो अर्थिंग करने के बाद फाइनल इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, तो ये अगर हम निकालें, खैर इसका कैलकुलेशन मैंने करवाया हुआ है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के टॉपिक में। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ किया जाए जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसको अर्थिंग की जाए तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज जो होना है इस कैपेसिटर के ऊपर, इस आइसोलेटेड कैपेसिटर के ऊपर, वो जीरो होना है, ठीक। तो इनिशियल एनर्जी पहले निकालते हैं। तो इनिशियल एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, मतलब ये आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए हमने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी हो गई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। फाइनल एनर्जी देखा जाए तो जब स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा, तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच ये क्या होगा कि इस केस में जो Q की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। ये Q क्या है, फाइनल चार्ज, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर। तो Q की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब फाइनल एनर्जी भी जीरो के बराबर। तो आपके पास पहले इतनी एनर्जी थी और फाइनली कुछ भी एनर्जी नहीं बची। इसका मतलब अगर हीट पूछा जाए कि हीट डेसिपेटेड कितना हुआ, तो वो पूरा का पूरा जो एनर्जी पहले था अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पूरा का पूरा हीट के तौर पे खर्च हो गया। जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे ये पूरा चार्ज निकल के अर्थ के अंदर चला जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको, उस सेकंड क्वेश्चन में ये था कि एक कंडक्टर था जिसका वोल्टेज दिया हुआ था 40 वोल्ट और जिसका कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड। और फिर वो कनेक्ट करने जा रहे थे हम एक दूसरे कंडक्टर के साथ जिसका वोल्टेज दिया हुआ था 10 वोल्ट के बराबर और 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लें कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। अगर चार्ज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू CV, तो 400 माइक्रोकूलम हो गया। यहां पे चार्ज निकालोगे तो 200 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्विच को क्लोज किया जाएगा बच्चा, तो स्विच को क्लोज करने के बाद चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी के लिए आप चाहें तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज करो, चाहे हाफ सी वी स्क्वायर यूज करो। तो यहाँ पे सी और कैपेसिटेंस और वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस है 10 इंटू वोल्टेज 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस इसका अगर एनर्जी देखा जाए इनिशियल, तो हाफ कैपेसिटेंस है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर। तो ये पूरा आ जाएगा आपको माइक्रो जूल में, इसका आंसर आएगा।
तो टोटल ये हो गया 1600 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 8000 8000 माइक्रोजूल, या फिर इसको 8 मिली जूल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 8 मिली जूल, और ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1000 माइक्रोजूल, इसका मतलब 1 मिली जूल के बराबर। तो टोटल आ गया ये 9 मिली जूल। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हो गई। अब आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या चार्जेस फाइनल रहेंगे। तो देखिए टोटल चार्ज कितना है 600 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2, इसका मतलब चार्ज भी बटेगा 1:2 रेशियो में। ठीक है, तो 600 का 1:2 रेशियो बांटोगे तो आप देखोगे कि इस पे आएगा 200 माइक्रोकूलम और इस पे 400 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज है बच्चा 600 माइक्रोकूलम, चार्ज को बांटना है 1:2 रेशियो में, तो कितना कितना बटेगा 200 माइक्रोकूलम और 400 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच मैं लिख रहा हूं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आया। तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच आप अलग से डायग्राम बना लोगे और फिर इसको ड्रॉ करोगे कि स्विच को क्लोज करने के बाद जो चार्ज मिला इसके ऊपर 200 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर 400 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात? ठीक। तो यहां पे अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर मान लो कॉमन पोटेंशियल पूछा जाए तो 200/10, इसका मतलब ये हो गया 20 वोल्ट, और ये 400/20 ये भी आ गया 20 वोल्ट के बराबर। ठीक, तो फाइनल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल एनर्जी में भी आप चाहें तो Q²/2C लगाइए, चाहे हाफ CV स्क्वायर लगाइए। हमें अच्छा लगता है हाफ CV स्क्वायर, हम हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं। तो 1/2C है 10 और V स्क्वायर, क्योंकि डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो इसलिए सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आसान मेरे को लगता है। तो हाफ इंटू 10 इंटू V स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू हाफ इंटू 20 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी जो आएगा वो माइक्रोजूल में आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 400 इंटू 10, तो 4000/2, 2000 मतलब कि 2 मिली जूल, प्लस यहां पे आ गया 400, उतना ही आएगा ना, नहीं इसका आएगा 4 मिली जूल। तो ये टोटल हो गया बच्चा 6 मिली जूल के बराबर। ठीक, तो 9 मिली जूल पहले एनर्जी थी, अब फाइनल एनर्जी बची 6 मिली जूल के बराबर। इसका मतलब हीट में कितना गया, तो हीट निकालना है तो ये हो गया 9 - 6, इसका मतलब 3 मिली जूल के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं एक और न्यूमेरिकल देता हूं, उसको अभी तुरंत सॉल्व करिए और फिर देखते हैं कि उसमें कितना आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, एक कंडक्टर दे दिया 20 माइक्रोफैराड का, जिसके ऊपर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, और फिर उसके बाद ये कनेक्टेड है, कनेक्ट करने जा रहे हैं इसको एक दूसरे कंडक्टर के साथ जिसके ऊपर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, और इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड का। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद देखो अगर स्विच को क्लोज करेंगे, पहले तो इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये बताओ। इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है +20 माइक्रोकूलम के बराबर, इसके पास नेगेटिव चार्ज है -20 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो अगर इसकी एनर्जी लिखें तो हाफ CV स्क्वायर अगर निकालना है तो 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो 1 वोल्ट पे ये है, और इसका देखा जाए तो ये है -2 वोल्ट पे, ये है ना। ठीक, तो -20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए तो -2 वोल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बात है कि देखो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई C 20 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहां पे हाफ इंटू, अच्छा ये मत करना कि नेगेटिव चार्ज को के लिए आप नेगेटिव एनर्जी यूज करोगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखो पॉजिटिव एनर्जी को लेके, जैसे कि हमने कैपेसिटर की चार्जिंग में Q²/2C जब सीखा था, तो आप तो वहां सीधे सीधे Q²/2C में भी देख सकते हो, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, एनर्जी पॉजिटिव ही आनी है।
ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज ला के रखो चाहे नेगेटिव चार्ज ला के रखो, आपको वर्क डन तो करना ही पड़ेगा और आपका वर्क डन पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि आपको इसको ऊपर प्लस क्यू चार्ज डालना है टोटल, तो डी क्यू चार्ज लेके आए, प्लस डी क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो अगले डी क्यू चार्ज को लाने के लिए ये कंडक्टर इसको रिपेल करेगा, तो आपको वर्क डन कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो डी क्यू चार्ज आप लेके आओगे उसके ऊपर फोर्स लगाओगे इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ, ठीक है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक, तो वही वर्क डन इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज भी लाते हो तो यहाँ माइनस डी क्यू होगा, तो माइनस डी क्यू और लेके आओगे आप, तो क्या होगा कि तो भी रिपल्सन के कारण आपको जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब उस केस में भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। और वो चीज आप एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि एनर्जी पॉजिटिव ही रहनी है, तो ये हाफ इंटू सी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10 माइक्रोजूल प्लस ये पूरा माइक्रोजूल में चल रहा है, ठीक है, 10 माइक्रोजूल प्लस यहाँ पे 20 माइक्रोजूल, ठीक है, टोटल हो गया 30 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक, अब आते हैं स्विच को कनेक्ट करें तो फाइनली चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताओ टोटल क्यू कितना है, क्यू टोटल की बात करें तो क्यू टोटल कितना है बच्चा, 0 के बराबर, प्लस 20 माइक्रोकूलम इधर है प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम इधर है, तो इसका मतलब क्यू टोटल हो गया 0। अब जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करोगे ये सारे ये पॉजिटिव ये समझो आप कि जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा और दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ठीक है, कितना चार्ज बचेगा फाइनली, 0। तो अगर 0 चार्ज बचा तो इसके ऊपर भी 0 जूल जो एनर्जी रहेगी और इसके ऊपर भी 0, इसका मतलब फाइनल एनर्जी की बात करें बच्चा तो फाइनल एनर्जी हो गया 0 के बराबर, इसका मतलब हीट डेसिपेटेड पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये 30 माइक्रो जूल मतलब कि इस केस में अभी तक जितने पीछे केसेस हमने देखे उसमें क्या हो रहा था कि चार्जेस जो थे वो अलग अलग थे, और फाइनली जब आप यूज कर रहे थे उनको, मतलब कि जब आप कनेक्ट कर रहे थे तो जब वो ट्रांसफर हो रहे थे एक से दूसरी तरफ, वहां पे आप मतलब जो हीट निकल रहा था उसका कुछ पोर्शन जो था वो हीट में जा रहा था। लेकिन इस एग्जांपल में आप देखोगे कि जो भी एनर्जी थी, जितनी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी वो पूरा का पूरा हीट में चला गया। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद आते हैं कि अगर मान लो कि अभी तक जो दो केसेस हमने देखे, जैसे मान लो कि ये दो कंडक्टर थे, एक पॉजिटिवली चार्ज था एक निगेटिवली चार्ज था, ठीक है, अभी तक हम बोल रहे हैं कि हीट में डिसिपेट हो गया, इसका मतलब हीट में खर्च हो गया। बेसिकली अगर मान लो कि उस एनर्जी को अपने को यूज करना है, हम क्या करते हैं, बीच में एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो बीच में बल्ब लगा देते हैं तो क्या होगा, इस केस में आपने देखा कि इस केस में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम यूज हो रही है एनर्जी की, मतलब कि कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड था वो पूरा का पूरा आपने यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन बाकी के केसेस में क्या हुआ, जैसे इससे पहले वाला केस था, इससे पहले वाला केस जो था उसमें अगर आप दो कंडक्टर के बीच में इस बल्ब को अगर आप लगा देते हो तो क्या होगा कि इनिशियल एनर्जी 9 मिली जूल थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी, 6 मिली जूल। इसका मतलब कि अगर चार्जेस सेम नेचर के थे, ठीक है, तो आप देखें चार्ज सेम नेचर के हो या फिर डिफरेंट नेचर के भी हो, बस उनका टोटल सम 0 ना हो, तो आप कुछ भी कर लो, जब आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज का आदान प्रदान जो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद कभी भी आप पूरी की पूरी एनर्जी को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा पिछले केस में हमने देखा वहां था 9 मिली जूल एनर्जी, लेकिन आप यूज कितना कर पाए, अगर मान लो वहां बल्ब एक बीच में लगा देते या छोटा सा रेजिस्टेंस तो उसको कितनी एनर्जी मिलती, उसको मात्र वो डिसिपेट कर पाता 3 मिली जूल का एनर्जी, जबकि अवेलेबल था 9 मिली जूल। ठीक है, इस केस में हम देखें कि प्लस 20 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे अगर हम देखें कि क्यू टोटल जो है वो 0 है,
तो जैसे ही हमने देखा कि इसके ऊपर जितनी एनर्जी थी प्लस इसके ऊपर एनर्जी कुल मिला के है 30 माइक्रोजूल। लेकिन इस केस में जब हम बल्ब का यूज कर रहे हैं, एक छोटे से बल्ब का, तो उस केस में क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो हमने यूज कर ली। ठीक है, हीट में ये मत सोचो कि ये वेस्ट गया। इसका मतलब ये है कि आप जब दो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने जा रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि बस स्पार्किंग देखने के लिए कनेक्ट करने जा रहे हो। वहां पे इसका मतलब कि आप उसका कोई भी यूज आप करने जा रहे हो हीट के तौर पे। आप चाहते हो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको हीट के तौर पे मिल जाए, बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, अब जो भी इसका यूज हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे कि आगे आने वाले केसेस में हम क्या करेंगे कि ऐसे कैपेसिटर की चार्जिंग करेंगे जिसके ऊपर Q टोटल कितना हो, 0 हो, क्योंकि वैसे ही केसेस में आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हो। ठीक, तो जैसे कि इसीलिए आगे के जितने भी केसेस हम देखेंगे, आगे जितने भी केसेस हम देखेंगे उन सारे केसेस में ऐसा होगा कि दो कैपेसिटर, जैसे मान लो कि जो पहला एग्जांपल मैंने कराया था, ये न्यूट्रल रहेंगे, उनको बैटरी लगा के हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। तो बैटरी, अभी इनके पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, 0। अब क्या होगा, बैटरी चार्ज ट्रांसफर किया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि इसका मतलब कैपेसिटर अपने चार्ज हो चुके हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं आफ्टर चार्जिंग। और फिर यहां पे अगर आप चाहो तो अपना जो भी अप्लायंस लगाना चाहते हो लगा के, अगर इस अप्लायंस को आप चालू करते हो, अब इसके बाद अब क्या होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो ऐसे केसेस में। ठीक है, तो मेनली हम इसी टाइप के चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब जाके अपना मेन अभी तक तो ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे जो कि बस आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी था, और ऐसा आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि मतलब एक आइसोलेटेड कंडक्टर अलग है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर अलग है, दोनों को आप चार्ज, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था ताकि Q इक्वल टू CV फॉर्मूले से आप फेमिलियर हो सको और साथ में एनर्जी से भी आप फेमिलियर हो सको। ठीक है, अभी और अपने को ये सारे कैलकुलेशन करने हैं आगे, लेकिन आगे के जो कैलकुलेशन होंगे बच्चा वो एकदम फिक्स्ड, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैपेसिटर भले आइसोलेटेड, वो भी कैपेसिटर की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि एक स्फीयर था, उस स्फीयर को आपने चार्ज करके और फिर अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सोचो अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, उसमें बीच रास्ते में एक बल्ब लगा देते हैं, तो जैसे ही ये चार्ज पूरा अर्थ की तरफ जाता, क्या हम उसको यूज कर पाते हैं ना उस एनर्जी को। ठीक है, तो एक कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है उसको आप एक, अगर अच्छा ऐसा कंडक्टर जो चार्ज स्टोर कर सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ कैपेसिटर यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल हो, आइसोलेटेड हो, सिलेंड्रिकल हो, पैरेलल प्लेट हो। अब जाके मेन अपना जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा वो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एक बार फिर से डिराइव कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज पैरेलल नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो मात्र रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, ऐसा कैपेसिटर के केस में भी करते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बेसिक को जान लेते हैं। अपना मेन अब टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पूरा फोकस जो होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही होगा। देखिए, इस चीज को मैंने कैलकुलेट करवाया था, आपको फिर से एक बार कैलकुलेट करवा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आएगा ये एग्जाम में, काफी पूछा जाता है। तो जैसे मान लो कि ये कोई पैरेलल प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन d है, इसका एरिया a के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर दी इसके साथ। अब जैसे ही इस बैटरी को कनेक्ट करोगे इस पैरेलल प्लेट के साथ, ये इस तरीके से प्लेट्स लगे हुए ऐसे। ठीक, अब जैसे ही इन प्लेट्स को आपने क्या किया, इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अभी तो इनके ऊपर चार्ज 0 है। अब जैसे यहाँ पे स्विच को हमने क्लोज किया, ये जो बैटरी है मैं बता चुका हूं कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल,
बैटरी की पहली और अंतिम इच्छा कि वो जिसके अक्रॉस भी कनेक्ट हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही वो कर पाए जितने वोल्ट की वो बैटरी है। तो जैसे ये V वोल्ट की बैटरी है तो ये चाहेगा कि इस प्लेट के रिस्पेक्ट में, ये नेगेटिव वाला प्लेट जो है, ठीक है, नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में इधर वाला प्लेट जो है वो हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, ऐसा करने का तरीका कैसे, मतलब ये बैटरी कैसे कर पाएगा, ये चीज कैसे अचीव कर पाएगा इस चीज को। तो बैटरी का ये टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, बैटरी क्या करता है, जिस टर्मिनल से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस चीज से भी जुड़ा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बच्चा निकलना शुरू हुआ और वो इलेक्ट्रॉन आके इस प्लेट पे आना शुरू होगा। ठीक है, तो जिस वजह से यहां पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक, और इस साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पहले प्लेट्स न्यूट्रल थे तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज Q आएगा तो इसके ऊपर भी Q आएगा, बस अंतर इतना, एक के ऊपर प्लस Q, एक के ऊपर माइनस Q। ठीक, और इस प्लेट का एरिया मैं मान लेता हूं A है। अच्छा, ये जो D है ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू प्लेट एरिया। ठीक है, तो ये कुछ mm का ये होता है, mm से भी कम होता है ये D जो कैपेसिटर होते हैं। एक्चुअल में कुछ लोग, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को आप देखोगे, जो कोई भी ट्रांजिस्टर या कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको कहीं से मिले, तो आप देखोगे कैपेसिटर जो होते हैं उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर जो लगे होते हैं, माइक्रोफैराड से, वो ऐसे होते हैं और नीचे से उनके दो इस तरीके से पॉइंट निकले होते हैं। ठीक है, जो सिलिकॉन चिप के ऊपर इनको लगाया जाता है, जो मदरबोर्ड या फिर किसी भी चीज में आप देखोगे तो इस टाइप के आपको मिलेंगे सिलेंड्रिकल, ब्लू कलर के, रेड कलर के, इस टाइप से। उसके ऊपर रीडिंग देखोगे तो उस पर कई सारे नंबर्स होंगे और उसके ऊपर कैपेसिटेंस भी लिखा होगा, जो भी माइक्रोफैराड, पिकोफैराड जिसमें भी हो। और जो फैन वाला कंडेंसर होता है वो वो तो काफी बड़े साइज का होता है, बैटरी जैसा होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कैपेसिटर है। और एक्चुअल में आप देखोगे तो ये जब तोड़ के आप देखोगे तो इसके अंदर आप ये पाओगे कि क्या होता है कि एक बहुत पतली पतली, जैसे इस टाइप की इतनी पतली एक शीट होगी कंडक्टर की, और उसके ऊपर एक दूसरी शीट लगा के और जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा कोई इंसुलेटर लगा के, कि दोनों प्लेट मिल ना जाए। दोनों प्लेट मिल जाएंगी तो कभी भी एक दूसरे के, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव आ ही नहीं पाएगा। तो जैसे मान लो ये एक प्लेट लिया और इसके ऊपर कुछ ऐसा चीज लगा दी, जैसे मान लो वैक्स की एकदम पतली सी कोटिंग कर दी। ठीक, उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला प्लेट रख देंगे। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट रख दिया और फिर उसको ऐसे पकड़ के रोल कर देंगे। ठीक है, तो रोल कर देंगे और फाइनली इसको पूरा रोल करते करते जब आप रोल कर दोगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और अंदर जो है वो काफी रोलिंग है इसके, इस टाइप से। ठीक, और वो पूरा मिला के ये सिलेंडर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक, लेकिन आप देखोगे तो इस प्लेट के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच की थिकनेस जो होगी वो इवन आपको दिखाई नहीं देगी, इवन ये लगेगा कि हाँ ठीक है, बस खाली लपेट दिया गया एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो डी होता है ना, स्मॉल डी, वो एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर एरिया के कंपैरिजन में स्मॉल डी बहुत कम है तो इस सेपरेशन के कंपैरिजन में हम इस एरिया को, इस प्लेट को एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करते हैं। एक्चुअल में ये होता नहीं है इनफाइनाइट प्लेट की तरह, लेकिन हाँ हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो अगर बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हमने माना है कि ए जो है वो प्लेट एरिया है। ठीक है, प्लेट एरिया, और ये अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ए जो है वो होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, जितना एरिया ओवरलैप करता है वो प्लेट, ओवरलैपिंग प्लेट एरिया। फिर उसके बाद डी जो होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ठीक है, और क्यू चार्ज और वी वोल्टेज ये तो बता ही दिया हमने, क्यू चार्ज मानते हैं कि इस प्लेट के ऊपर आया और वी वोल्ट की बैटरी हमने इससे कनेक्ट की है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट वो कितना आएगा। देखो, दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। क्या क्या तरीका, दोनों बता देते हैं। सबसे पहले
अच्छा बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, 0, इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ये लेयर जो है चार्ज का वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव प्लेट ने दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट ने दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिला के ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस चीज को दूसरा भी तरीका है इसको प्रूफ करने का। दूसरा तरीका क्या है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूं। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, भाई मेटल के ही प्लेट है ना, हमने उनको एक लाइन से दिखा दिया, ठीक। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि एक गॉसियन सरफेस अगर यहां पे लेता है ऐसे, ठीक है, तो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पे होगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो E डॉट ds आप करोगे तो E इंटू ds cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो यहाँ पे मॉड E मॉड ds cos 0 डिग्री 1 हो गया बच्चा, इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन इस ds पार्ट में कितना मिलेगा, सिग्मा इंटू ds ना, ठीक है, तो सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ds से ds कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही करके हमने किसी कंडक्टर के, ये चीज मैं बता भी चुका हूं कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो तो निकलवाया था ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अपने को पता चल गया। वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं अपने को कैपेसिटेंस प्रूफ करना है, तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे अब इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अपने को क्या करना है, अब कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस के लिए Q बाई V का रेशियो चाहिए। तो Q बाई V का रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन बाय V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखेंगे ना। V क्या चीज है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। तो V की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई कितने दूर के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू, ये कहां से आ रहा है, ये फॉर्मूला है dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से ही आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, dV इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते हो, और वहां से देख लेना ये फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा V है कितना, पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर, ठीक है। तो यहां पे V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। तो Q बाई V की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, जो कि आप एकदम अच्छे से याद रखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक। इसको पूरा नोट कर लो। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन देते हैं, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केस। अब केस क्या है भाई, देखो एक प्लेट है जिसका रेडियस जो है वो 2a के बराबर है, ठीक है। उसके नीचे कोएक्सियली एक दूसरा प्लेट रखा हुआ है जिसका रेडियस जो है वो a के बराबर है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन दे दिया गया है d के बराबर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो और जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और जल्दी से सॉल्व भी कर दो। तो इस सिस्टम का अपने को कैपेसिटेंस निकालना है बच्चा। क्या ये पैरेलल प्लेट है, हाँ है पैरेलल प्लेट, उनके बीच का सेपरेशन d है, और दोनों प्लेट इस तरीके से। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन एरिया जो है वो अलग अलग है। अभी तक तो हमने सारे कंडीशन जो दिए हैं उसमें एरिया सेम ही था। यहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एरिया की वैल्यू लिखना।
डी पता है, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, एरिया की वैल्यू कितनी होगी। अब आप खुद सोच के बताओ एरिया कितना होना चाहिए। देखो, सोच लिया, आंसर जो होगा वो होगा कि इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट का, वो होगा एप्सिलॉन नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी के, क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ था ए जो होता है वो ओवरलैपिंग एरिया होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, जब आप इसको मान लो बैटरी से मैं कनेक्ट कर देता हूं, मान लो इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस वाले प्लेट को नीचे वाले प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से, ऊपर वाले प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो प्लेट है वो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये प्लेट जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप सोचो कोई नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से पूरे प्लेट पे फैला हुआ है, ठीक है। अब शायद मेरे ख्याल से आप आंसर को सोच पाओ। अब ये नेगेटिव प्लेट इस तरीके से फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि यहां वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसको सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, ऐसे। तो इसका एक कंपोनेंट ये जो फोर्स लग रहा है, ये सारे ऊपर के नेगेटिव चार्जेस को किधर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से ये पूरे ये जो चार्जेस हैं, ये मात्र ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, यहां से हट के ये वहां एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं किनारे किनारे, क्योंकि सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन की वजह से मिनिमम दूरी पर आना चाहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। तो अगर आपने देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब उनके बीच में सेपरेशन कम रहे, कम से कम रहे। इसीलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अगर आप छोड़ते हो तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने क्रिएट किया है वो एकदम नजदीक आना चाहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ए रेडियस का स्पेस है, जो ए रेडियस की दूरी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी बाहर बाहर जो नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चा, वो बाहर बाहर जो प्लेट के वो नेगेटिव चार्ज रहेगा ही। मतलब कितना एरिया यूटिलाइज हुआ चार्ज को रखने के लिए, वो मात्र इतना ही एरिया पाई ए स्क्वायर के बराबर यूटिलाइज होगा। और आगे आप देखोगे कि मात्र इतने ही एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में। और आगे जब हम बताएंगे तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पे एनर्जी भी स्टोर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में मात्र इतने ही दूर में एनर्जी स्टोर हुई। तो इस वजह कैपेसिटेंस के लिए हम मात्र ओवरलैपिंग एरिया लेते हैं, जो एरिया ओवरलैप करे। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। अब कुछ बेसिक बेसिक बातें और जान लेते हैं। देखो क्या है, देखो, अगर मान लो इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, एक पैरेलल प्लेट है इस तरीके से, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो अभी मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं ये आपके पूरे इस चैप्टर में काम आने वाली है। V वोल्ट की बैटरी हमने दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के बीच में, ऐसे, और ये यूनिफॉर्म होगा। किनारे किनारे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं किनारे किनारे नहीं बना रहा हूं। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलेगी वो थोड़ी सी कर्वेचर करके जाएगी ऊपर से, और यहां से भी ऐसे कर्वेचर करके जाएगी, ठीक है। तो ये किसी कैपेसिटर को, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट करते हो, तो ये उसका डायग्राम हो गया सर्किट का। अब यहां से क्या करते हैं कि कुछ चीजें हम सीखते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट ए मैं बोल दूं इसको,
ठीक है। अब सर्किट में हम चलना शुरू करते हैं। सर्किट में चलने का मतलब यह है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। 10th में कुछ बच्चों ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा कि उसमें कि एक लूप में जब हम मूव करते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है, टोटल पोटेंशियल का सम, वो 0 आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हम देखते भी हैं। देखो, ए से चलना शुरू किए हैं तो यहां पे अभी ये स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है। स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है, इसका मतलब बैटरी जो है वो पूरी तरीके से चार्ज कंप्लीट कर चुका है, चार्जिंग कंप्लीट कर लिया। तो बताओ इस वायर के अंदर यहां का पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V हो चुका होगा और ये बैटरी भी V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब इस वायर में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया? 0 का। कोई करंट नहीं होगा इस वायर के अंदर, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तभी तो स्टडी स्टेट अचीव हुआ है। ठीक है, अगर चार्ज का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो चार्ज, इसका मतलब अभी भी मूव कर रहे होते हैं। तो इस समय क्योंकि चार्ज रुके हुए हैं, इसका मतलब इस पूरे वायर में कोई करंट नहीं है और इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। ठीक है, तो ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, मतलब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से हम यहां तक आए, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं मिला। यहां से यहां तक गए, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं मिला, क्योंकि वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बच्चा। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाते हो तब पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल फिर इंक्रीज करता है। इतना बेसिक पता होगा आपको। अब जैसे ही इस प्लेट के अंदर चलना शुरू करेंगे, वैसे ही क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्लियर है बात? तो देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख देता हूं VA। मान लेते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA के बराबर। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही इस प्लेट को हम क्रॉस करते, मतलब यहां से यहां तक जब आ रहे मूव करते हुए, तो पोटेंशियल में कितने का चेंज आया होगा? सोचो, जब इस कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है? पोटेंशियल Q इज इक्वल टू CV लिखते हैं ना, तो Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। मतलब जब इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाओगे, कभी भी आप याद रखना, जब आप कैपेसिटर को क्रॉस करते हो, सर्किट में जब आप इक्वेशन लिखते हो और कैपेसिटर के एक एंड से दूसरे एंड में जाते हो, तो हमेशा जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना रहेगा? Q डिवाइडेड बाई C के। ठीक, अब ये प्लस Q बाई C लिखना है या माइनस Q बाई C लिखना है, ये आपको ऐसे सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, और कितना घटता है? तो Q बाई C के बराबर। ठीक है, तो Q बाई C, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चा? Q बाई C। तो हम इक्वेशन लिखेंगे VA माइनस Q बाई C। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इधर से इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम उसको प्लस Q बाई C लिखते हैं। क्लियर है बात? चलो, ए से चले, यहां कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आया, यहां पे गए, कैपेसिटर को क्रॉस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल घटेगा। कितने से घटेगा? वो होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, तो इसलिए माइनस Q बाई C लिखा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से मूव करते आ रहे हैं, फिर से वायर में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब यहां से मूव करते करते बैटरी पे आ गए। अब बैटरी में, बैटरी को तो डिफाइन इस तरीके से किया था ना कि बैटरी जो होता है, इस एंड के कंपैरिजन में ये वाला एंड V वोल्ट ज्यादा होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि बैटरी जो है वो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप इस एंड से इस एंड पे जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा ना, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो इसका मतलब प्लस V के बराबर। और फिर उसके बाद यहां मूव करते जब वायर में चले तो वायर में फिर से कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं, ए पॉइंट पे पहुंच गए, इसका मतलब VA से चले थे और फाइनल जहां पे पहुंचे उसका पोटेंशियल कितना? VA के बराबर। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ी ना चेंज करेगा जब आप लूप में इक्वेशन लिख के आओगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने VA मान लिया तो यहाँ का तो VA ही होगा ना, तो VA स्टार्ट किए थे हम, और फिर जब लूप में घूम के लूप में इक्वेशन लिख के यहाँ पे आ गए और यहाँ का इक्वेशन फिर से लिखना है तो कितना लिखेंगे? VA के बराबर। एक्चुअल में यही किरचॉफ्स लॉ है।
ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अब देखो, तो VA से VA कैंसिल, इसका मतलब V इज इक्वल टू कितना आ गया, Q बाई C के बराबर। मतलब कि इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर मैक्सिमम कब तक चार्ज हुआ होगा, जब तक कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे। मेरा एम ये था कि कैसे सर्किट में मूव करते हैं, कैसे सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं, इस चीज को आपको सिखाना। तो ऐसे बच्चा हम इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब कुछ इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे हम आपको कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट के बारे में बताएंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक्चुअल में हम सारा रिप्रेजेंटेशन बता चुके हैं इस एग्जाम्पल में, बस उसी को नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स फॉर स्टडी स्टेट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट फॉर स्टडी स्टेट। पहला है इलेक्ट्रिकल वायर या फिर कनेक्टिंग वायर, लिख लेते हैं इसको कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर तो हमने देखा ही था, जो बैटरी से कैपेसिटर तक मूव कर रहा था। तो कहीं पे भी कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो एक एंड को हम ए बोलते हैं, दूसरे एंड को बी बोलते हैं, तो इस कनेक्टिंग वायर के केस में VA मस्ट बी इक्वल टू VB, क्योंकि स्टडी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे VA इज इक्वल टू VB होगा। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा लिखते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में देखो, ये कैपेसिटर का सिंबल है इस टाइप से। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, तो अगर मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये एंड ए है और ये एंड बी है, इस तरीके से दिया गया आपको। तो यहां पे ये कैपेसिटर का सिंबल हुआ, और जो एंड पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखोगे कि VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा, अगर इसके ऊपर Q चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो तब आप लिखोगे कि इसका मतलब VA माइनस VB कितने के बराबर, Q बाई C के बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लो अपने सर्किट वाले तरीके से करते हैं, तो VA से हम इक्वेशन लिखना शुरू किए। VA से लिखना शुरू किए, कैपेसिटर को क्रॉस करने जा रहे हैं, कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे ना, या तो ऐसे भी सोचो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल घटना ही तो चाहिए। तो इसका मतलब लेकिन घटेगा कितने से, तो Q बाई C, फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं कैपेसिटेंस के पोटेंशियल का। तो ये हो गया माइनस Q बाई C। चलते चलते कहां पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे, इसका मतलब VB, इसको लिख दे। उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VB के बराबर। इसका मतलब VA माइनस VB बच्चों हो जाएगा Q बाई C। इस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया कैपेसिटर। अब उसके बाद आते हैं तीसरा जो हम सर्किट में यूज करेंगे एलिमेंट, वो किसी भी सर्किट डायग्राम में वो क्या यूज किए थे पिछले वाले में, एक तो कनेक्टिंग वायर था, एक कैपेसिटर था और एक बैटरी। तो तीसरा है बैटरी। तो बैटरी का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट अगर है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, VA। ठीक, अब देखो बैटरी का अगर मान लो इधर से मूव करना है, ऐसे इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, तो VA, फिर उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना, पोटेंशियल घटा कि बढ़ा, घटा, कितने से, V से, तो माइनस V लिखा इज इक्वल टू VB। यहां पे पहुंच गए, यहां का पोटेंशियल VB, इसका मतलब VA माइनस VB कितना आ गया, V के बराबर। ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव वाले टर्मिनल से V वोल्ट से। अच्छा, कोई अगर मान लो B पॉइंट से इक्वेशन लिखना शुरू करता, क्या उसका आंसर अपोजिट आएगा क्या, नहीं। देखो कैसे, B पॉइंट से लिखते हैं VB, लिख दिया, इधर चलना शुरू किए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, V वोल्ट से। कहां पहुंच गए, ए पे, इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ पे वी ए माइनस वीबी, फिर से देखो वही चीज आ गया वी। तो किसी भी केस में, इस इवन इस कैपेसिटर वाले केस में भी आप बी से ए तक का इक्वेशन लिखोगे तो वही आंसर आएगा। वी ए माइनस वीबी नहीं चेंज होना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किधर से इक्वेशन लिखना शुरू करते हो। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन, आगे के क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा और फिर उसके बाद उसके थ्रू आपको सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिंपल सर्किट से लेके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तक जाएंगे, कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, पहले बुकलेट को कंप्लीट, पहले जो भी बुकलेट दिया हुआ है पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करो मन लगा के। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।